हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि पूरा हो चुका है। तो आज हम लोगों को इस वीडियो में देखना है इसके प्रश्नोत्तर को। ठीक है, तो इसके प्रश्नोत्तर को स्टार्ट करने पहले जो अभ्यास में दिया गया है, हम लोग जो पाठ निहित प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसके आंसर को समझेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे वो दिया है एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ संख्या 4 पे, फर्स्ट चैप्टर में। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं: कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ठीक है, तो हम लोग पदार्थ की परिभाषा को समझ चुके हैं कि वह सभी वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो तथा वो कुछ स्थान घेरते हैं, उनको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए कि द्रव्यमान मतलब कुछ उसका भार हो, कुछ वो वजन हो, और कुछ वो स्थान घेरे, उसका कुछ आयतन हो। तो जैसे देख रहे हैं हम लोग कुर्सी, तो कुर्सी में क्या होता है, ये भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरता है। कहीं पर रखा जाएगा तो उसका कुछ फिक्स आयतन होता है, इसलिए इसको हम लोग किस में रखेंगे, पदार्थ में। वायु, अब वायु जैसा कि मान लीजिए देखने पे तो नहीं लगता है, लेकिन यदि मान लीजिए इसको हम बैलून में या किसी भी ट्यूब में डालेंगे तो ये भी स्थान घेरता है और इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो वायु को भी हम ले सकते हैं या लेते हैं किसमें, पदार्थ में। ठीक है, अब स्नेह न तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेर रहा है, तो इसको हम लोग किस में लेंगे, इसको हम लोग पदार्थ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अब वायु हुआ या कुर्सी हुआ, इसका हम देख सकते हैं द्रव्यमान होता है 1 kg 2 kg, लेकिन अब स्नेह को नहीं कह सकते हैं ना कि हम आपसे 1 किलो 2 किलो स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं 2 किलो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। जबकि वायु है, कुर्सी है, या जो भी पदार्थ होता है उसके लिए हम भार बता सकते, द्रव्यमान बता सकते हैं कितना kg कितना किलो है। यदि ऐसा स्नेह में भी होता तो कहते कि हाँ, हम आपसे 2 किलो स्नेह करते हैं, 1 kg करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्नेह को हम लोग पदार्थ में नहीं रखेंगे। फिर बात आती है गंध की। अब गंध में ये होता है कि मान लीजिए गंध में जो हमारे पास उसके कण चल के आते हैं, मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज़ का हम लोग सुगंध ले रहे हैं तो उसके कण जो आते हैं वो तो पदार्थ में जाएंगे, लेकिन जो गंध होता है वो पदार्थ में नहीं जाएगा। फिर घृणा है, उसी प्रकार से घृणा भी नहीं जाएगा, क्योंकि घृणा में ना तो पदार्थ मतलब द्रव्यमान होता है, घृणा में भी ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरता है। फिर बादाम में देखेंगे तो ये भी, यह स्थान भी घेरेगा और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो इसको भी हम किस में लेंगे, पदार्थ में। फिर विचार, ये भी कोई पदार्थ नहीं होगा। शीत, यहाँ शीत का मतलब हो रहा है मतलब ठंडक से, तो ठंडक से महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही उसमें कुछ भार होता है, मतलब ना ही स्थान घेरता है। ठीक है, नींबू पानी, ये भी एक पदार्थ होगा, क्योंकि ये भी स्थान घेरता है और इसमें भी द्रव्यमान होता है। अब इत्र की सुगंध की बात करें तो ये भी सेम होगा जैसे हम लोग गंध की बात कर रहे हैं, क्योंकि इत्र की सुगंध जो होता है वो भी, ये देखा जाए तो मतलब उसके जो कण होते हैं वो तो पदार्थ में जा सकते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो इत्र की सुगंध की बात कर रहे हैं तो वो पदार्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिया गया है आंसर में पदार्थ क्या क्या है, इनमें से जो दिया गया है कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू, पानी। ठीक है, इतने पदार्थ की श्रेणी में आएंगे और बाकी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएंगे, जो भी यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास चल के जाना पड़ता है। ठीक है, तो यदि इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी खाना गर्म है, तो गर्म खाने में वाष्प निकलता है और उस वाष्प के साथ उसके छोटे छोटे कण भी हमारे नाक तक चले आते हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में रहेंगे, और जब गैसीय अवस्था में रहेंगे तो उनका जो गतिज ऊर्जा होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत अधिक होता है। तो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो हमारे नाक तक चले आते हैं, हमारे पास चले आते हैं। लेकिन यदि खाना ठंडा है तो उसमें वाष्प नहीं निकलेगा, भाप नहीं निकलेगा, तो उसके पास यदि मान लीजिए उसका गंध लेना है, सुगंध लेना है, तो उसके पास हमें खुद चल के जाना पड़ता है, क्योंकि ये देखा जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा है बहुत कम है, क्योंकि ठंडा है खाना, और यदि गर्म होता है तो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण गैसीय मालिक्यूल, गैसीय कण जो होते हैं हमारे पास खुद चले आते हैं। ठीक है, तो फिर आप यहाँ इसके आंसर को देख पा रहे होंगे कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गतिज ऊर्जा या फिर गति बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंड खाने के महक की तुलना में विसरण
जिसमें कह सकते हैं हम लोग पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं कि विभिन्न पदार्थ जब स्वतः आपस में आके मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो यदि हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। ठीक है, तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो पानी होता है ध्रुव में होता है, ध्रुवावस्था होता है, तो ध्रुवावस्था में जो कण होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो दूर दूर होते हैं तथा उनके बीच में आकर्षण बल जो होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ठोसों की तुलना में देखेंगे तो ध्रुव इस प्रकार से होता है, तो ध्रुव में मॉलिक्यूल दूर दूर हैं और ठोसों की तुलना में इन कणों के बीच में आपसी जो फोर्स होता है, बल होता है आपस में, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो आकर्षण बल कम होने के कारण इसको हम हाथ से दूर दूर कर सकते हैं, लेकिन इसी स्थान पे मान लीजिए हम लोग ठोस को ले लें या फिर बर्फ़ हो जाए तो उसमें गोताखोर हो या कोई भी जो तैरने वाला होता है वो उस पानी को, बर्फ़ रहेगा तो उसको दूर दूर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके यही दो गुण हो सकते हैं या होंगे कि पहला हुआ कि इसके कण दूर दूर होते हैं जिससे गोताखोर को पानी काटने में आसानी होती है, और दूसरा हुआ कि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे गोताखोर वाले में तो समझ गए होंगे आप लोग कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। कौन कौन सा? पहला है पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है उनके कणों के बीच में, और दूसरा है जल के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं, मतलब पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी बने छोटे छोटे कणों से ही, तो उनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, क्योंकि कण जब भी अपने फोर्स से, बल से बंधे होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल भी देखे थे उसका कि जब हम लोग 100 ml पानी में 10 ग्राम 20 ग्राम नमक या चीनी घोलते हैं तो उसी के कणों के बीच में जाके समायोजित हो जाता है, समाहित हो जाता है। ठीक है, उससे पानी का लेयर भी नहीं बढ़ता है, तो इससे कन्फर्म होता है कि पानी के कणों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान था, रिक्त स्थान था, जिसमें चीनी जाके बैठ गया। ठीक है, और अगला हो सकता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी हम लोग उदाहरण के दौरान समझ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए पानी को हम लोग यदि उंगली से काटते हैं तो वो पानी कटता नहीं है, फिर आपस में मिल जाता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं एक दूसरे से आकर्षित बल के कारण बंधे रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, हमेशा चलते रहते हैं, जो कि ये देखा जाए तो गैसों में सबसे ज़्यादा होता है गतिशीलता, और उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम ठोस में। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि KMnO4 लेते हैं और एक बीकर में डालते हैं तो उसके कुछ टुकड़े दूसरे बीकर में डालते हैं, 2-3 टुकड़े से ही कम से कम 100 ml करके 3-4 बीकर लेके, और सभी पानी को हम लोगों ने देखा था तो कुछ ना कुछ रेड हो गया था। ठीक है, लाल हो गया था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि NCERT बुक में पेज नंबर 6 पे दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग पाठ निहित क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रश्न को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभ्यास पे चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पृष्ठ पर, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान, ठीक है, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व का परिभाषा दिया गया है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसके बाद बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। क्या क्या दिया गया है? वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग को करना है घनत्व के बढ़ते क्रम में। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम सभी का सेम आकार ले लें, सेम आयतन ले लें, तो इसमें किसके कण, सभी कणों से बने हैं, तो कौन सा ऐसा होगा जिसमें कण अधिक होंगे। ठीक है, तो यदि मान लीजिए सभी का बराबर आकार ले रहे हैं तो इसमें सबसे पहला दिया गया वायु, उसके बाद चिमनी का धुआं, उसके बाद शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। मान लीजिए यदि हम लोहा ले रहे हैं तो लोहे में जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, ये ठोस अवस्था होता है। यदि छोटा सा भी हम लोहे का टुकड़ा लेते हैं तो उसमें कण बहुत ही पास पास होने के कारण देखेंगे कि छोटा सा भी रहेगा तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत भारी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लोहा हो गया, लोहे का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आयतन सबका सेम लिया गया है। उसके बाद देखेंगे चिमनी का धुआं, वायु और शहद। ठीक है, तो इसके दूसरे नंबर पर आ जाएगा चाक। ठीक है, अब मान लीजिए चाक ले रहे हैं तो उसके भी कण बहुत पास पास होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि, और उसके पहले देखेंगे तो आ जाएगा शहद। ठीक है, तो यदि इसको हमें व्यवस्थित करना हो तो
बढ़ते या घटते क्रम में, तो सबसे पहले जो हो जाएगा यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग वायु को, ठीक है, वायु हो जाएगा, क्योंकि वायु जो होता है सबसे हल्का होता है। उसके बाद हो जाएगा चिमनी का धुआं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग आंसर में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले वायु होगा, उसके बाद चिमनी का धुआं होगा, उसके बाद रुई होगा, उसके बाद जल, शहद, फिर चाक और लास्ट में क्या हो जाएगा, लोहा, ठीक है, घनत्व के बढ़ते क्रम में। क्योंकि यदि कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा कि वायु और चिमनी का धुआं, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो फिर वायु पहले क्यों? तो वायु हम लोगों को दिखाई नहीं देता, इसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है, जबकि चिमनी का धुआं जो होता है दिखाई देता है। उसमें कार्बन के और मतलब बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वायु से भारी होते हैं, ठीक है। तो ये घनत्व के रूप में हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो सबसे कम घनत्व जो होगा वायु का, उसके बाद उससे अधिक होगा चिमनी का धुआं, फिर उससे अधिक होगा रुई का, उसके बाद जल, उसके बाद शहद, क्योंकि जल से भी शहद जो होता है और गाढ़ा होता है, फिर चाक और लास्ट में लोहा सबसे ज़्यादा भारी होगा, सबसे ज़्यादा इसी का घनत्व होगा, ठीक है, सबसे अधिक घनत्व लोहे का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यह पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। फिर बी दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अब पहले आंसर ए देखते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। अब एक सारणी हम लोग बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें क्या करना है, पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो उसमें ये देखना है कि मान लीजिए जैसे ठोस है तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यदि मान लीजिए द्रव है तो उसका आकार नहीं निश्चित होता, जबकि आयतन निश्चित, मतलब 1 लीटर लिए तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार जो होता है जिस भी पात्र में या बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। उसके बाद ये देखेंगे गैस, तो ना तो उसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं इसके आंसर को, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, यहाँ पर सारणीबद्ध किया गया है कि सबसे पहले यहाँ गुण दिखाया गया है, आकार, और यहाँ ठोस, द्रव, गैस। तो आकार क्या होता है, ठोस में निश्चित, द्रव में कोई आकार निश्चित नहीं होता है, गैस में अनिश्चित होता है, दोनों में अनिश्चित होता है, ठीक है। फिर आयतन, दृढ़ता या फिर तरलता, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों की स्थिति, संपीड़ितता, विसरण। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर के मतलब थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो आकार होता है निश्चित होता है, आयतन होता है इसका निश्चित होता है, ठीक है, इसका भी निश्चित होता है, इसका निश्चित होता है, दृढ़ता, तरलता क्या होता है, ये सब हम लोग आगे फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ के गुण होते हैं, ठीक है, उन पे टिप्पणी करना है, ठीक है। जैसे कि पहला दिया गया है दृढ़ता, तो दृढ़ता क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ है तो जैसे दृढ़ है या नहीं दृढ़ है, तो उसके जो मतलब गुण होते हैं कि हम अपने आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उसी को हम उसका दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। जैसा कि जो ठोस होता है वो दृढ़ होता है, द्रव होता है, और गैस होता है वो दृढ़ नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे कणों से अच्छे से बंधे रहेंगे तो अपना आकार परिवर्तित नहीं करेंगे, मतलब ठोस है कहीं भी रखेंगे तो ठोस ही रहेगा, उसका आकार जैसा वैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन द्रव को कहीं रख देंगे तो अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। अगला दिया गया है संपीड़ितता किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जैसा कि बता रहे हैं कि संपीड़ितता का मतलब हुआ, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो गैस होता है उसमें संपीड़न मतलब दबाव अधिक डाल सकते हैं, जो द्रव होता है उसमें दबाव कम डाल सकते हैं, और जो ठोस होता है उसमें लगभग नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। क्योंकि यदि वो ठोस ऑलरेडी है, उसके मॉलिक्यूल, उसके छोटे छोटे जो कण हैं वो बहुत ही पास पास हैं, तो उसको हम लोग जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम देखें कि कोई भी पदार्थ ठोस है तो इसके कण ऑलरेडी पहले से ही बहुत पास पास हैं, तो इसको हम दाब डाल के दबा के और पास पास नहीं ला सकते हैं। जबकि द्रव होता है उसके कुछ दूर दूर होते हैं, तो इसको हम दबाव प्रेशर दे के कुछ पास पास ला सकते हैं, जबकि गैसों में ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनको हम सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा दबाव गैस पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये देखा जाए संपीड़ितता, ठीक है, या संपीड़न कहते हैं जिसको, कंप्रेसिबिलिटी। तो
इसमें ठोस में सबसे कम या ना के बराबर, द्रव में इससे कुछ ज़्यादा और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच अधिक स्थान होते हैं। ठीक है, बाह्य दबाव बल जो लगाते हैं के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। ठीक है, द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, पता है आप लोगों को, इसीलिए उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो गैस होता है, इसे हम लोग घर पे यूज करते हैं, एलपीजी होता है, तो उसको भी सबसे पहले गैसेस फॉर्म में रहता है, फिर 15 kg गैस को एक सिलेंडर में हम लोग कैसे मतलब रख सकते हैं, तो उसको संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसलिए कहते हैं उसको। अगला है तरलता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तरलता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तरलता मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए जो किसी पदार्थ के बहने का गुण होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। जो कि ठोस में बहुत कम या फिर ठोस में ना के बराबर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो कि ठोस में नहीं होता है और द्रव में कुछ होता है और गैसों में उससे अधिक होता है, क्योंकि गैस चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पदार्थ के बहने की प्रकृति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। ठीक है, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रव से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। जो गैस होते हैं उनमें कण दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको हम तरल कह सकते हैं। ठीक है, और तरल तो ऐसे द्रव और गैस दोनों होंगे, लेकिन गैसों में जो तरलता होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बहुत कम होता है और गतिज ऊर्जा अधिक होता है। ठीक है, अगला हम लोग देख रहे हैं कि बर्तन में गैस का भरना। अब यदि हम लोग बात करें कि बर्तन में गैस का भरना, कैसे हम गैस को बर्तन में भर सकते हैं। ठीक है, तो किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो उसको हम प्रेशर देंगे, दाब लगाएंगे, तो वो बहुत कम ही आयतन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कम आयतन में आने के कारण उनको हम किसी बर्तन में डाल सकते हैं। तो इसके कण जो होते हैं सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते रहते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इनके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरा आणविक बल के कारण होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनमें बहुत ही नगण्य या फिर ना के बराबर बल पाया जाता है। मतलब इसीलिए क्या होता है, जिस बर्तन में इनको हम रखते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, बर्तन की दीवारों पे जाके टकराते हैं और आपस में भी टकराते रहते हैं। ठीक है, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण इनको हम बहुत पास पास ला सकते हैं और किसी बर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला दिया गया है आकार। तो अब हम लोग आकार के बारे में समझ लेते हैं। तो ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराणविक बल के कारण, जैसे मान लीजिए अब बताया गया कि कोई ठोस है तो उसमें अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, अधिक होने के कारण उसमें जो होता है उसका आकार फिक्स होता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए हम द्रव को ले लें तो द्रव का आकार फिक्स नहीं होता, और इसी प्रकार से गैस के लेंगे तो उसका भी आकार फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं आगे, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा यदि हम लोग देखेंगे तीनों में, तो जो अधिक गति करेगा उसी के पास अधिक गतिज ऊर्जा होगा। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे पास ऊर्जा अधिक होता है, पसीना आता है। ठीक है, यदि अधिक वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ भी खेत में काम कर रहे हैं कहीं भी, तो पसीना आएगा, मतलब अधिक ऊर्जा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो कण अधिक तेजी से गतिशील होते हैं, गति करते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो गैसों की गति अधिक होती है, इसलिए उसमें अधिक गतिज ऊर्जा होता है, और उसके तुलना में द्रव में कम होता है और ठोस में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला है घनत्व। तो घनत्व डेंसिटी आप लोग समझ ही चुके हैं कि मान लीजिए कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब क्या हुआ, यदि आयतन को हम 1 कर दें, चाहे 1 मीटर क्यूब कर दें या 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दें, तो हम कह सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं D = m/v, जहाँ D क्या, D फॉर डेंसिटी, m फॉर मास और V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो एकांक, यदि हम इसको V को 1 कर दें तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यदि मान लीजिए दिया गया यहाँ पर कि ठोस द्रव गैस है, तो इसमें तीनों में सबसे कम घनत्व किसका होगा या सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए तीन
इस प्रकार से छोटा छोटा पात्र ले लें तो इन तीनों में मॉलिक्यूल होंगे, कण होंगे छोटे छोटे। तो यदि ठोस है तो इसमें अधिक मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इतने ही आयतन में अधिक मॉलिक्यूल, अधिक कण आ जाएंगे। जबकि द्रव है तो इसमें इससे कुछ कम आएंगे, और जब गैस है तो इसमें बहुत ही कम आएंगे। तो इसमें दूर दूर हैं। अब तीनों का आकार आयतन बराबर है, लेकिन यदि हम लोग गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में बहुत कम कण हैं और द्रव में इससे ज़्यादा है और ठोस में इससे ज़्यादा, जबकि तीनों का आकार बराबर है। तो तीनों का आयतन V मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि मान लें तीनों का, इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी। तो तीनों में यदि हम लोग देखें तो आयतन सेम है, लेकिन ये द्रव्यमान देखें तो इसमें 5 कण है, इसमें 6 कण है, इसमें 10 कण है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान जो होगा अधिक होगा, इसलिए इसका भी घनत्व भी अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद सबसे कम गैस का। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा जितना भी समझाएगा क्वेश्चन और उसके आंसर को। अब वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।